हेलो बच्चों। हेलो 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 एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से एसीएस बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थी, लास्ट लेक्चर जो कि 11th के दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हो चुके थे, अब हम 12th का भी एक एक टॉपिक लेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही हमें सफिशिएंट मैटर लगेगा कि भाई आपका 11th का भी कुछ टॉपिक हो गए हैं, 12th का भी, तो हम एमसीक्यू सीरीज भी टॉपिक्स वाइज चालू कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ बच्चों के कमेंट्स आए थे, पर्सनल मैसेज भी किए थे कि सर रिप्रोडक्शन कब यूनिट चालू कर रहे हो, फटाफट से रिप्रोडक्शन यूनिट चालू करो। उन सभी की फेवरेट यूनिट, आपकी बेहद डिमांड पर प्रारंभ कर रहे हैं हम रिप्रोडक्शन यूनिट, जहां पहला टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देख विद्यार्थी, जब हम इसी को 11th के साथ लिंक करते हैं, इस टॉपिक को अगर मैं 11th के साथ जोड़ू बच्चा, तो यदि आपको पता हो तो 11th में आपने इसी का एक टॉपिक पढ़ा था, प्लांट किंगडम। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, जरूर पढ़ा होगा। पादप जगत नहीं तो हम पढ़ा देंगे पादप जगत। अगर प्लांट किंगडम की बात की जाए तो प्लांट किंगडम में आपने एल्गी के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा, एंजियोस्पर्म, इन सभी के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फाइनली कहे तो इन सब के रिप्रोडक्शन, जनन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन यही अगर मैं कहूं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आते ही हमारे दिमाग में आएगा, तो फिर इनमें से कौन से वालों के मध्य। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात आती है तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लेंगे किसे बच्चा? बिल्कुल, हम लेने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। हम किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं। देखिए वर्ड बड़ा सा सिंपल है बेटा, एक वर्ड हमारे पास में है एंजियो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। पहला वर्ड है मेरे पास में एंजियो, दूसरा वर्ड है स्पर्मा। पहला वर्ड है एंजियो, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड। एंजियो का मतलब क्या होता है बच्चा? कवर्ड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनका सीड जो रहेगा बाहर से किसी न किसी आवरण से, कवरिंग से कवर्ड रहता है। और जहां तक हम सभी को पता है बायोलॉजी के स्टूडेंट के रूप में कि एंजियोस्पर्म फ्रूटिंग प्लांट है, फ्रूट के बाहर की तरफ कवरिंग। अब हम खाते क्या है बेटा? फ्रूट, गुटली उसके अंदर, सीड उसके अंदर। इट मीन्स यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से वाले फ्रूट, कौन से वाले सॉरी प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट के साथ मैं कहूं फ्रूटिंग प्लांट। फ्रूट, तो फ्रूटिंग प्लांट जो होंगे हमारे पास में वो कौन से हो जाएंगे बच्चा? एंजियोस्पर्म में। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देख विद्यार्थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब फाइनली यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। हम फाइनली क्या पढ़ने वाले? एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। आइए पहला पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी का क्या कह रहा है। एनसीईआरटी विद्यार्थी, पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन बिकम अ वाइटल प्रोसेस। वाइटल कहने के पीछे का तात्पर्य है एनसीईआरटी से जैविक प्रक्रिया। वाइटल का मतलब होता है जो जीवित जीवों में होती है, जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। यहां जो अपन ले रहे हैं बेटा, वाइटल का मतलब क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। याद कीजिएगा, जब हम इसी को 11th के साथ में जोड़े तो 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे सजीव के लक्षण, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें रिप्रोडक्शन था, बिल्कुल था। मैंने आपको वहीं पर बताया था रिप्रोडक्शन जरूरी होता है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अन ऑर्गेनिज्म। मैं वही कह रहा हूं, एक जीव के लिए जरूरी नहीं होता है। अगर वो जीव चाहता है कि उसकी जाति की निरंतरता बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी अगली जाति आती रहे, इट मीन्स उसकी प्रोजेनी अगले से अगले जनरेशन से बढ़ती रहे, उसके कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होते रहे, तो उसे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए एनसीईआरटी ने लिख दिया है, वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। इसका मतलब
अगर किसी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो लंबे समय तक वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, इट मींस उनकी प्रोजेनी नहीं आएगी, वो जाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी। Each individual leaves its progeny by the sexual or we can say asexual reproduction। अब बात आई कि प्रोजेनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो टू तरह के होते हैं, दो तरह के रहेंगे, टू टाइप्स के रहने वाले। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खुद कह रहा है बच्चा, इसका जो पॉइंट है वो खुद कह रहा है एसेक्सुअल। देख विद्यार्थी, ए का मतलब हमें यहां लेना है एब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब यहां हमें लेना है सेक्स ऑर्गन। इट मींस अगर मान लीजिए ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट्स नहीं करते हो, उसे हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैंने ये कहा है कि सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैंने ये कतई नहीं कहा है कि सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म में है ही नहीं। दोनों बातों में अंतर है बच्चा, छोटी छोटी एनसीईआरटी की बातें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते, व्हाइल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहां जो है वहां सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे। यहां तक क्लियर है? आ जाइए आगे, कह रहा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशंस ऑफ न्यू वेरिएशंस या न्यू वेराइटीज। जब बात की जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देख विद्यार्थी, मैंने एक तरफ लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ आपको समझा रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरफ हम लिख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक तरफ हम लिख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो पहला पॉइंट तो आपने ही क्लियर कर दिया था, यानी कि यहां सेक्स ऑर्गन नॉट पार्टिसिपेट, जबकि यहां आपने क्या कहा था, सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट्स। अरे यहां सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, इट मींस सेक्स ऑर्गन का होना नहीं होना। एसेक्सुअल जैसे में इसमें अपने रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्स ऑर्गन है फिर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहां सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं होता है, नहीं करता है, इट मींस प्लांट की बॉडी जो है वो खुद क्या कर रही है, न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रही है। क्या वहां सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझ चुके हो? बाइनरी फिजन, बडिंग, मुकुलन जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, इनमें भी बॉडी के पार्ट अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देते हैं। वहां कहां सेक्स ऑर्गन बने हैं? दूसरा आपने ये कह दिया कि जब सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो मैं कह रहा हूं नो गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं देखा जाएगा, जबकि यहां देखा जाएगा गैमेट फॉर्मेशन, तो यहां कह देंगे अपन गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। जब गैमेट बने तो याद कीजिएगा 11th क्लास सेल बायोलॉजी, मियोसिस उसका स्पेशल फीचर यही था, गैमेट बनने में मियोसिस होगा। इट मींस गैमेट बने हैं तो ये होगा बेटा, यहां पर देखा जा रहा है मियोसिस, तो मियोसिस टेक्स प्लेस, जबकि यहां नहीं हो रहा है तो यहां मियोसिस नॉट टेक्स प्लेस। अब जब गैमेट बनाए हैं तो क्यों बनाए भाई? एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये है कि इसमें वेरिएशंस आती है, वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, केमिकल, बिहेवियरल, सेक्सुअल, मॉर्फोलॉजिकल, किसी में भी अलग होना, वेरिएशंस। इट मींस हमने गैमेट बनाए हैं, क्यों इन्हें गैमेट को क्यों बनाए? ताकि हम फ्यूज कर सके। क्या यह गैमेट बने हैं? नहीं, इसका मतलब यहां किसी तरह का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाला है। फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस मेरे बच्चे प्यारे विद्यार्थी, जबकि यहां पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देखा जाएगा। मैंने अभी अभी आपसे कहा एडवांटेज ज्यादा किसका था, तो एनसीईआरटी ने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ये होता है कि वहां वेरिएशंस देखी जाती है, तो यहां हम कह देंगे वेरिएशन
वेरिएशन टेक्स प्लेस, यहां वेरिएशन देखी जाती है और यहां पर वेरिएशन नॉट टेक्स प्लेस, वेरिएशन, माफी चाहूंगा, वेरिएशन नॉट टेक्स प्लेस। अब आपके हिसाब से इवोल्यूशन में ज्यादा योगदान किसका होगा, थोड़ा सोच के देखते हैं। एवोल्यूशन बेटा जिसमें नए कैरेक्टर आते हैं और वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा जैसा नेचर चाहता है आएंगे, आते रहेंगे, इट मीन्स वेरिएशंस आएगी तभी एवोल्यूशन होगा। इसका एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है ना, तो नो इन्वॉल्वमेंट इन इवोल्यूशन, इसका इवोल्यूशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जबकि ये पार्टिसिपेट इन इवोल्यूशन। समझ रहे हो आप? अब देख थोड़ा और पॉइंट समझते हैं इसी बारे में। अगर मैं आपसे कहूं ये जो वेरिएशंस आई है, इवोल्यूशन हुआ है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है या हाथों हाथ हो जाता है? नहीं, मियोसिस को होने में भी समय लग रहा है, वेरिएशंस को आने में भी समय लग रहा है। इट मीन्स ये है बेटा लॉन्ग प्रोसेस, जबकि माफी चाहूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है शॉर्ट प्रोसेस। भाई छोटा सा है, बड बनने में तो कितना टाइम लगेगा? आपने फ्रेगमेंट कर लिया, बॉडी पार्ट को अलग अलग कर लिया, नया ऑर्गेनिज्म जन्म गया, कितना तो टाइम लगेगा, लेकिन ये है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का, इसमें समय ज्यादा लगता है। अरे भाई अच्छी चीजों के लिए आपको वेट करना पड़ता है, समय लगता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पॉइंट्स हो गए, अच्छे से मैंने बता दी। अब देखिए एनसीईआरटी खेलता है तुम्हारे साथ। एनसीईआरटी ने फर्स्ट चैप्टर को 12th में हटा रखा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन बेटा अगर तुम्हें बेसिक पढ़ना है तो पुरानी एनसीईआरटी से उसे जरूर पढ़ना, अदरवाइज इन दोनों चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कौन सा प्री रिप्रोडक्टिव, कौन सा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन से पहले, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सब पापो काट देगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। डोंट वरी, सही जगह हो, अभी पढ़ा देंगे आपको उसी चैप्टर के कुछ पॉइंट जो यहां जरूरी होंगे ना बच्चा। कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर आप तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा नहीं बेटा, जो जरूरी होंगे उन्हीं को हम यहां लेने वाले हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, कह रहा है सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज एनहांस्ड। तो इसके कारण, क्योंकि वेरिएशंस आती है और वेरिएशंस तभी आती है जब नेचर चाहता हो, और वेरिएशन से नए जीव बनते हैं। इट मींस दैट सर्वाइवल एडवांटेज इनहांस, तो उसके जीने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि भाई झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। अक्सर आंधी में, सुनना बेटा, अक्सर आंधी में वो पेड़ उखड़ जाते हैं जिनको गुमान होता है कि मैं सीधा खड़ा रहूं। आंधी में वो पेड़ सरवाइव कर जाते थे थोड़ा सा आंधी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आंधी इधर से आ रही है तो उसी के पैरेलल में, उसी के साथ समांतर झुक जाता है। तो यहां कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आई, और वेरिएशंस के कारण वो जीव के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने जो वेरिएशंस लाई थी वो नेचर के अलोंग लेके आया। प्यारा पॉइंट था एनसीईआरटी का। बढ़े हम आगे, नेक्स्ट कह रहा है ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्यारी सी एनसीईआरटी की लाइन। अब हम कहेंगे कि यहां आप कहना क्या चाहते हो? इट मींस जैसे अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं एंजियोस्पर्म की, तो बेटा एंजियोस्पर्म में ऐसा कोई नहीं है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। अब ये बात क्यों आई है हमारे पास में? भाई इसका मतलब कुछ ऐसे होंगे प्लांट के जैसा, रिगार्डिंग लाइक अ प्लांट, जिनमें ऐसा नहीं रहा होगा। जैसे हम अनफेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं, अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति की बात करते हैं, तो वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होकर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और फेवरेबल कंडीशन होती है तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? फेवरेबल कंडीशन में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। देखिए हमने एक पॉइंट यहां लिखा था इस जगह पे सेक्सुअल और ए सेक्सुअल के बारे में, तो मैंने आपको कहा था जब भी आपको ए सेक्सुअल की बात हो तो आप कहना कि ये कब हो रहा है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल। प्यारा सा पॉइंट क्लियर हुआ।
Flowers are morphologically and embryological marvels and the site of the sexual reproduction. भाई देखिए, फ्लावर आप देखते हो अपने आसपास, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल वो ले गया राजकुंवर। भाई हमें कांटों की चिंता नहीं होती गुलाब के अंदर, हमें चिंता होती है फ्लावर की। और हमेशा जीवन में बेटा अच्छाइयों के साथ बुराइयां साथ आएगी। अगर आप गुलाब को तोड़ने जाओ तो कांटे तो साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है बच्चा? मॉर्फोलॉजिकली कितना प्यारा दिखता है, आकार के रूप से आपको कितना प्यारा दिख रहा है। एम्ब्रायोलॉजिकली, एम्ब्रायोलॉजिकली का मतलब उसके बनने के प्रोसेस में भी वो बहुत ज्यादा प्यारा है, मार्वल्स है। एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का बेटा, यहां ये कह रहा है यदि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहे हो तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बेटा फ्लावर के अंदर। कहां देखा जाएगा? फ्लावर के अंदर। तो हम ये कहें ना, फ्लावर जो है बेटा वही आगे चलकर एक प्रोसेस को गवर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरा रुकिए, कुछ और पॉइंट समझते हैं यहीं पर। हुआ क्या बेटा, हमने बीज बोया, बीज में सीडलिंग हुई, सीडलिंग के बाद में एक नया प्लांट जनरेट हुआ, ये बना एक प्लांट आपके सामने। अब ये प्लांट जो है बेटा ऊपर की तरफ, अभी यहां ऊपर की तरफ लीव्स आ रही है, ये क्या है बेटा? लीव्स। और इसे जो है मॉर्फोलॉजी में कहा जाता है, ऊपर वाले पोर्शन को मॉर्फोलॉजी में कहा जाता है शूट अपेक्स। इस ऊपर वाले पोर्शन को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चा? शूट अपेक्स। ये कह दिया आपने, शूट अपेक्स। नीचे वाला रूट अपेक्स, शूट वाला शूट अपेक्स है। अपेक्स मतलब सबसे ऊपर हिस्से में। अब हुआ क्या बेटा, इसमें आगे चलकर हुआ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वन, मतलब अब ये मैच्योर हो गया है। तो परिपक्वन के परिणाम स्वरूप आप क्या देखते हो, जहां पहले लीव्स आ रही थी वहां प्यारी सी नन्ही सी प्यारी सी कली खिली है। भाई खिली नहीं, कली, छोटी सी कली है। कली बड़ी हुई, जुवान थई गई, तो यहां जो है बेटा उसी कली के अंदर क्या आ गया है, प्यारा सा एक फ्लावर का जनरेशन हो गया है। इट मीन्स जो पहले शूट अपेक्स था अब वही प्यारा सा एक कलरफुल फ्लावर है। भाई ऐसा फ्लावर तो आप देखे नहीं होंगे, रेड कलर का ही होता है वैसे तो मैं बाकी वाली चीजों को ब्लैक बना देता हूं ताकि आप समझ पाओगे चीजें हो क्या रही है। आपको एक प्यारा सा फ्लावर मिला है, इट मीन्स पहले जो चीज, एनसीईआरटी की मैं लाइन क्लियर करवा रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। पहले जो चीज शूट अपेक्स था वही अब मॉडिफाइड होकर फ्लावर, मेरा एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट तैयार हो गया। नोट करके, वैसे आगे आएगा लेकिन मैं पहले लिखवा लेता हूं। फ्लावर क्या है? क्या है फ्लावर? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, मतलब अगर अपन फ्लावर को देखें तो वो और कुछ नहीं, शूट वाला पोर्शन अपने आप को मॉडिफाइड कर देता है। इसका मतलब फ्लावर में भी लीफ जैसी कुछ स्ट्रक्चर या कुछ नाम आना चाहिए। आ रहा है बेटा, क्यों घबरा रहे हो? इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। और इसे कहा जाता है बीच वाले फीमेल को मेगास्पोरोफिल। देखिए फिलस का मतलब होता है लीफ, और माइक्रो रिलेटेड टू दी मेल और मेगा रिलेटेड टू दी फीमेल, और एराफिल मतलब लीफ पत्ती। आ गया नाम इसमें, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। आगे एनसीईआरटी इस दोनों के बारे में भी कुछ पॉइंट पूछ रहा है, जो कि हम आगे एनसीईआरटी का पॉइंट देखेंगे तब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट से लेकर। अब हमारे पास में आया है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। आ जाओ, अब मैंने वो जो बात कही थी आपसे, आपको फर्स्ट चैप्टर तो एक बार थोड़ा सा नजरों के बाहर निकालना। आ जा देख, नजरों से निकालते, इसको गिराते नहीं, नजरों से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, उस पॉइंट को। देखिए जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन, उस रिप्रोडक्शन फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन में 3 तरह की फेज आती है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज की, मेरे लाल। रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में 3 तरह का इवेंट होगा। पहले होगा प्री फर्टिलाइजेशन। पहले कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा होगा
फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये दोनों चैप्टर्स के लिए बेटा कॉमन है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ो तो भी वहां ये आएगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल ह्यूमन पढ़ो तो भी ये पॉइंट आएगा, मतलब ये पॉइंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या कहना चाहता है? प्री फर्टिलाइजेशन। देखो पहले फर्टिलाइजेशन को समझते हैं, क्योंकि इसके बाद और इसके पहले का पॉइंट तब समझ में आएगा जब हमें पता होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो सब कहां बनेगी? प्री में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चीजें होगी वो सब कहां बनेगी? पोस्ट में। अब फर्टिलाइजेशन में आपने कहा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करवाना, जिसे अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, अगर ये यहां हो रहा है मेरे लाल, अगर ये यहां हो रहा है तो गैमेट कहां बनेंगे? यहां पर बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस यहां हो रहा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण यहां होगा। तो मेल में स्पर्म सेल्स पड़ी, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब एग सेल पड़ी, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। नहीं बेटा, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें नर अपने शुक्राणुओं को मादा योनि में स्थानांतरित करेगा जंतुओं के अंदर, मेल पोलन ग्रेन को आप ट्रांसफर करोगे फीमेल स्टिग्मा पर, प्लांट में पॉलिनेशन, नाम अलग अलग, बात तो वही हुई ना। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में हम करेंगे गैमेट ट्रांसफर, गैमेट्स ट्रांसफर। अब मोस्टली जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। बेसिक अभी इतना सा याद रख लो, काम हो जाएगा। जिसका मतलब गैमेट ट्रांसफर फीमेल वाला होगा, मेल वाला होगा। ऑब्वियसली बात है, मेल अपने गैमेट को, नर शुक्राणुओं को फीमेल वजाइना योनि के अंदर मुक्त करेगा और इधर से एग सेल आ जाएगा बाइट थ्रू द फैलोपियन ट्यूब और एम्पुला पे जाकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। अब आपने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कर दिया और बना दिया जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बना दिया। अब अगर ये हुआ है तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? तो देख विद्यार्थी, इसके बाद में बड़ा प्यारा सा प्रोसेस है। गैमेट के आगे, जाइगोट के आगे आप बनाओगे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूण का परिवर्तन कराओगे जिसमें एम्ब्रियो आप बनाओगे। अब एक पॉइंट आता है, एनसीईआरटी कहता है एम्ब्रायोलॉजी। सुनो जी, एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रायोलॉजी तो आपने जो प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, आपने जो फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा है, आपने जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े हैं, इन सभी की स्टडी करना एम्ब्रायोलॉजी है। देखो बच्चा, एम्ब्रायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ ले हो तुम। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो नहीं, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के लिए जो भी प्रक्रम है उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? उनका अध्ययन कहलाएगा एम्ब्रायोलॉजी। वहां पर आपको एम्ब्रायोलॉजी समझ में आएगी कि किसे अपन एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? कि जनन, रिप्रोडक्शन के लिए, क्लास में हो, क्लास में 10 मिनट बाद कॉल करो, 7 बजे आ जाओ। ओके, देख विद्यार्थी, क्या कहा था आपसे हमने? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यहां एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। अब आगे की प्रक्रिया में क्या है? आगे की प्रक्रिया फिर से आते हैं हम अपनी एनसीईआरटी पर। प्री फर्टिलाइजेशन में कह रहा सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए हार्मोनल का मतलब हो गया, एनसीईआरटी आपको लेके जाना चाहता है, बड़ी प्यारी है एनसीईआरटी बेटा।
एनसीईआरटी आपको लेके जाना चाहता है 11th के एक चैप्टर प्लांट हार्मोन। याद करो, एक हार्मोन आता है फ्लोराजन। कौन सा हार्मोन? फ्लोराजन। अब ये फ्लोराजन हार्मोन जो होता है हाइपोथेटिकल, एनसीईआरटी का तो हाइपोथेटिकल है, फ्लावर को इंड्यूस करने वाले हार्मोन, इसका मतलब वहां सेवरल हार्मोन चेंजेस हुआ। स्ट्रक्चरल अभी अभी आपने पढ़ लिया है, जो आपके पास में पहले शूट था अब वही फ्लावर हो गया है। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जब कोई ऑर्गेनिज्म की सेल, जब कोई सेल टिश्यू अपना एक फंक्शन अटेंड कर ले, यानी कि अपना काया का रूपांतरण कर ले, अपने आप को अलग डिफरेंशिएट कर ले, उसको उस अलग से बना ले, उसे डिफरेंशिएशन कहेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम, ये छोटी सी बड, फ्लोरल बड, उसमें ये सेवरल चेंजेस हो गए, वही आगे चलकर फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा। इनफ्लोरोसेंस, अब ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इनफ्लोरोसेंस। देखो बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, मॉर्फोलॉजी में क्या कहना चाहता है इसको? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल बड, यानी कि पुष्पीय शाखा पर पुष्प लगने की जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम कहेंगे इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस बियर द फ्लोरल बड्स, ये देखिएगा प्यारा सा इनफ्लोरेसेंस आपको दे रखा है, इस पर बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो ये फ्लोरल बड है, इस पर अलग अलग जगह फ्लावर लगे हुए हैं। फ्लोरल बड एंड देम द फ्लावर, और यही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा? यही आगे चलकर फ्लावर पुष्प का निर्माण कर रहा है। प्यारी लाइन थी एनसीईआरटी की। सेवरल चेंजेस जो कैसे होंगे? हार्मोनल भी होंगे, स्ट्रक्चरल भी होंगे, फिर आगे चलकर इनफ्लोरेसेंस, आगे चलकर वही फ्लोरल बड और फ्लावर का फॉर्मेशन कर देगा। ये रहा तुम्हारा एनसीईआरटी का पॉइंट। आगे बढ़े हम, प्यारा सा एक फ्लावर। फ्लावर, फूल किसको पसंद नहीं है भाई? फ्लावर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिएगा, फ्लावर से पहले एक पॉइंट और है एनसीईआरटी का, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर? सुनना, प्यारी सी लाइन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है, जाकर एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी को अपने दर्शन दो, एनसीईआरटी को अपने दर्शन दो तुम। कैन यू नेम द टू पार्ट इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड? पहले से सोच के तैयार हो जाओ कि तुम क्या कहने वाले हो, मैं तो अभी आंसर नहीं दूंगा, स्लाइड तो अगली थी। यहां कह रहा है कि क्या आप फ्लावर में उन दो मेन स्ट्रक्चर्स का नाम बता सकते हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलप्ड होती है? अब तुम सोच लो, उससे पहले मैं इधर आ जाता हूं अपने पॉइंट पर। तो आपने क्या कहा? फ्लावर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चा एक प्यारा सा फ्लावर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए सबसे नीचे से यहां से चालू करते हैं, फ्लावर को पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी में से आप डिटेल में पढ़ोगे वहां। ये हो गया पेडिसल, जहां फ्लावर पूरा पूरा स्टेम वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ है। ये वो रीजन है रिसेप्टर्स जहां आपका थैलेमस अगर जुड़ता है, रिसेप्टिकल्स। अब यहां नीचे ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला, इसे आपने नाम दे देना है बच्चा अंदर वाले, ये हो जाएगा आपका प्लेसेंटा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा वाला कहलाएगा। अब देखो फ्लावर में आपको कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है? आपकी एनसीईआरटी कहते हैं 4 वोल, 4 चक्र होते हैं उसमें। कितने चक्र? 4 चक्र। सीक्वेंस में याद रखना, आपको सीक्वेंस में ही ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहला बाहर का जो सीक्वेंस आने वाला है इन चारों में से, अब 4 कौन कौन से है बेटा? मैं रैंडमली इनको नाम दे देता हूं चारों को। देखो 4 कहां कहां है। सबसे पहला जो आपको दिखाई देगा वो पहला है बेटा यहां, फर्स्ट करके ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ इधर है। और हो गए चारों पॉइंट। अब ये कह रहा है बाहर जो हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है उन्हें सेपल्स कहते हैं, और ऑल सेपल्स फॉर्म कैलेक्स। देखिए आपको पता होगा कैलेक्स और सेपल एक ही है लेकिन एक नहीं है। अब ये क्या बात हुई? जो सिंगुलर होता है ना बेटा, सिंगुलर जो है वो है सेपल्स, एस फॉर सेपल्स, एस फॉर सिंगुलस। और जब सेपल्स जुड़ जाते हैं
तब बनता है बेटा कैलेक्स। सिंगल को सेपल्स मिलाकर कैलेक्स। पहला आपका वॉर्ल हो गया इसका। दूसरा आगे बढ़े तो रंग बिरंगे फ्लावर में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इन्हें आपने नाम दे दिया पेटल्स। इन्हें क्या नाम दे दिया? पेटल्स। पेटल्स जो होता है, ऑल पेटल्स मिलकर बनाते हैं कोरोला, कैलेक्स, कोरोला। फिर आया हमारे पास में थर्ड वन, आपके पास में मिल गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो इसे हम कहते हैं बेटा मेन, तो देखिए एक आपने नाम सुना होगा एंड्रोशियम, और दूसरा इसी का नाम सुना होगा स्टेमिन। सुना आपने नाम? इसमें कौन कौन से पार्ट मिलेंगे? तो सबसे ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट कहलाएगा एंथर, जो कि पोलन ग्रेन बियर करता है। नीचे वाला पोर्शन ये वाला कहलाएगा इसका फिलामेंट, तंतु, जो कि इसको अटैच करता है। आगे इधर पहुंचे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पिस्टिल या इसी को कार्पल्स, और ये कहलाता है गाइनोस्पर्म, या सॉरी गाइनोइशियम। गाइनो रिलेटेड टू द फीमेल, एंड्रो रिलेटेड टू दी मेल। समझ चुके हो मेरे बच्चे? इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो तीन चीजों का ध्यान रखना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बाकी अपन आगे पढ़ेंगे इसके जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ज्यादा स्टडी करेंगे तो यहां आपको मिल जाएगा तीनों के बारे में डिटेल में। तो चार वॉर्ल थे। अब सोचो एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन को, इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? देखो ये ग्रीन कलर का था, फोटोसिंथेटिक होता है, बड फॉर्म में इसको प्रोटेक्शन देता है। ये कलरफुल होता है, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन बायोटिक वाला होता है, जो यहां पर ये काम करेगा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का। मेल रिप्रोडक्टिव है, जो कि मेल पोलन ग्रेन बनाएगा। फीमेल जो है वो एग सेल का फॉर्मेशन करने वाला है। अब आप डिसाइड कीजिएगा इन सभी स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? कैन यू नेम द टू पार्ट इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? तो मेन पार्ट बेटा समझ चुके हो, बड़ा प्यारा सा तुम्हें समझाया गया है और तुम अच्छे से समझ भी चुके हो। वो मेन स्ट्रक्चर ये रही बेटा। ये मेन स्ट्रक्चर पहला है, मेल के लिए एंड्रोइशियम, फीमेल के लिए गाइनोइशियम। ये मेन स्ट्रक्चर में आता है, मुख्य संरचनाओं में आता है। मेल के लिए एंड्रोइशियम, फीमेल के लिए गाइनोइशियम। ये मेन, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एनसीईआरटी में इन सब, इनके साथ साथ जो बाहर वाले थे हमारे पास में, सेपल्स आपने कहा, पेटल्स कहा, उनके लिए थ्योरी नहीं दे रखी है। लेकिन हमने बताया आपको कि जो सेपल्स होता है, जो सेपल्स होते हैं बेटा, ये ग्रीन कलर्ड होते हैं। पहला तो पॉइंट हो गया कि सेपल्स कैसे होंगे, तो आपने कहा ग्रीन कलर में, यही लिख लेता हूं, ये कैसा है? ग्रीन कलर्ड। दूसरा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बड फॉर्म। बड फॉर्म में इसको प्रोटेक्शन दे रहा है। अब ये तो इन दोनों का हो गया। पेटल्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है? तो ये भी होता है कलरफुल बट एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन के अलावा कोई भी कलर का होगा, मतलब कलरफुल रहेगा। अब एनसीईआरटी ने पूछा है कलरफुल क्यों, कहां पूछा बेटा? मॉर्फोलॉजी में। आपकी एनसीईआरटी इसीलिए तो प्यारी सी है क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी कहती है मेरे, पहली बार एनसीईआरटी क्या कहती है? मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फिर तुम्हें कहना है मैं बर्बाद होना चाहता हूं। फिर आप में और एनसीईआरटी में असमंजस्य बैठेगा, लड़ाई करोगे तुम। वो कहेगी नहीं समझने दूंगी, तुम कहोगे कैसे नहीं, मैं समझ के रहूंगा। तो ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी की लड़ाई होगी, 3-4 बार लड़ाई के बाद तो बेटा प्रेम हो ही जाता है ना? तो यहां ग्रीन कलर रहेगा। ये एनसीईआरटी की मॉर्फोलॉजी 11th में दे रखा, चैप्टर 12 का पोर्शन 11 से रिगार्डिंग आ रहा है। तो ये ग्रीन कलर रहेगा। ये क्या करता है बच्चा? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू पॉलिनेशन, यानी कि परागण हेतु यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि प्रोसेस पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाए। प्यारे विद्यार्थी, सही, बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए अब उसी में ही हम सबसे पहले
एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपको दे रखा है एंड्रोशियम। देखो एंड्रो वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, एंड्रो रिलेटेड टू दी मेल, गाइनो रिलेटेड टू दी फीमेल, तो एंड्रोएशियम। अब यहां पर इसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहला कह रहा है बच्चा फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एंथर, सेकंड वन इज अ फिलामेंट। ऊपर नीचे कोई नहीं चलेगा, तो एंथर और दूसरा हो जाएगा आपके पास में फिलामेंट। अब देख, जब अपन ने कहा एंथर के बारे में, तो ये यहां पर दे रखा है एंथर के बारे में इस जगह पे। अंदर की तरफ अभी अपन इसका टीएस काटने वाले, ट्रांससेक्शन काटने वाले, लेकिन पहले के लिए ये जो ऊपर उभरा हुआ भाग रहता है इसे कहा जाता है एंथर। आपको देखो क्या क्या मिल सकता है इसके अंदर। एनसीईआरटी ने इसको कहा एक भाग में कनेक्टिव, योजी हिंदी में कहे तो कनेक्टिव, इट मीन सारे के सारे जो एंथर के पार्ट है वो बीच में से इस जगह से अटैच्ड होंगे, ये इस जगह पर अटैच्ड है, कनेक्टिव। फिर ये वाला जो येलो कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, कलरफुल रहता है, एंथर है। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा आपका फिलामेंट। और अंदर की तरफ जो ये छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बना रखे, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर के बारे में यहां कुछ छोटा सा पॉइंट था। आगे बढ़े एनसीईआरटी के लिए नेक्स्ट पॉइंट में, तो कह रहा है टू पार्ट ऑफ टिपिकल स्टेमिन, दो भाग, स्टेमिन के दोनों भागों में क्या क्या रहता है उनके बारे में चर्चा करते हैं, एक एक करके देखिएगा। स्टेमिन में हमें मिल रहा है पहला पार्ट, टू पार्ट में, जिसमें एक भाग कह रहा है द लॉन्ग एंड द सिलेंड्रिकल स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। तंतु भाग, छोटा सा भाग, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसे आपने नाम क्या दे दिया है, इसे आपने नाम दे दिया फिलामेंट। एंड द टर्मिनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, यहां हिंदी की एनसीईआरटी में भी आपका लिखा हुआ है, यहां कह रहा है टर्मिनल, इसे जरूर याद रखना। टर्मिनल का मतलब अंतिम छोर, तो इसका अंतिम छोर यहां पर है, ये जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, यहां आकर ये बना देता है एंथर का फॉर्मेशन। और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच्ड टू दी, इसका मतलब ये टर्मिनल कहलाता है बच्चा, यानी कि एंथर कहां है, टर्मिनल की साइड में है। और यहां कह रहा है इस वाले पार्ट को क्या कह रहा है बच्चा, प्रॉक्सिमल, नजदीकी पार्ट है। ये क्या करेगा, अटैच टू दी थैलेमस या फिर पेटल से। अब ये एपीपेटलस, एपी वर्ड कहां आएगा पेटल्स के लिए, ऑफ द फ्लावर। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, बहुत प्यारा वर्ड है। बाई का मतलब दो हो गया, लोब्ड का मतलब संरचना, भाग। इन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर विद ईच लोब हैविंग, ईच लोब में मतलब एक लोब, ये एक लोब इधर, एक में जो है आपको क्या मिलने वाली है बेटा, दो थीका, यहां एक थीका, इधर दो, यहां। ये कहने के बाद में कहा दे आर डाइथीकस। अरे क्लियर हुआ बच्चा यहां तक। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब ये वाला, और यही आगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो होगी स्ट्रोमियम का फॉर्मेशन करने वाली है। ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी बच्चा, स्ट्रोमियम का। और ग्रूव यूनिट एक लेंथ का फॉर्मेशन करेगी जो कि सेपरेटिंग कर रही है किसको, थीका को। एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, चार इसमें क्षेत्र होंगे, यहां इस साइड में, इधर उस साइड में और पीछे के साइड में। तो ये चार कॉर्नर से बनी हुई संरचना है, फोर साइडेड ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। और प्रत्येक के अंदर अभी अभी आपको मैंने बताया था कि एक लोब के अंदर आपको जो माइक्रोस्पोरेंजिया मिलने वाली है उनकी संख्या दो होने वाली है। तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया है एक लोब में, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या आपको चार मिली है, इसीलिए इसको अपन कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। और लोब की संख्या दो है, तो एनसीईआरटी ने पहले कह दिया है बाई लोब तो फोर माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये कहां कॉर्नर पे है, टू ईच लोब, यही अभी आपको मैंने बताया था। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट। आगे की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।